तो दोस्तों फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद अंत में द लेगेसी का एपिसोड आ ही चुका है। उम्मीद है आप लोग इसे भूले नहीं होंगे। तो चलिए इस एपिसोड को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वांग बुमैक और किंग ऑफ वार के बैटल के चलते एश ब्लॉसम का ध्यान थोड़ा सा उसकी ओर भटक गया था, जिसके चलते इसका फायदा उठाकर जुके फैमिली के पेट्रियार्च ने एश ब्लॉसम पर पीछे से अटैक कर दिया था। पर एश ब्लॉसम को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो तुरंत ही पीछे घूमकर अपने शॉट को उसके बॉडी के आर पार कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि जुके फैमिली का पेट्रियार्च यहीं पर मारा गया। पर चैप्टर खत्म होने के कारण हम आगे की कहानी को नहीं जान पाए थे, तो अब हम यहीं से देखेंगे। जुके फैमिली का पेट्रियार्च इतनी जल्दी अपने अंदर एश ब्लॉसम के स्वाद को देख पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है, बाद में उससे कहता है यह हमला वाकई में इम्प्रेसिव था, पर तुम्हें पता होना चाहिए इस तरह के मामूली अटैक से तुम मेरे जैसे हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स को कभी भी नहीं मार सकते। मेरे पास इन एनर्जी का पूरा समुंदर है। हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स बनने के बाद तुम खुद को लकी समझो जो मेरे हाथों मारी जाने वाली हो, इसीलिए अब स्ट्रगल करना बंद करो। एश ब्लॉसम जिस पर की बोलती है, लगता है कि तुम्हें पता नहीं है लोग मुझे एश ब्लॉसम क्यों कहते हैं। जुके फैमिली का पेट्रियार्च जो कि सुन और भी ज्यादा जोरों जोरों से हंसते हुए उसे बताता है, सही कहा, मुझे पता नहीं है कि लोग तुम्हें एश ब्लॉसम क्यों कहते हैं, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तुम्हारा मार्शल आर्ट भले ही कोल्ड एनर्जी पर आधारित हो, पर इसका कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते मेरे पास जो समुंदर है कोल्ड एनर्जी का उससे। तो एश ब्लॉसम कहती है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। इतना बोलते बोलते वह उसे पूरी तरह से बर्फ में जमाकर वहीं पर तबाह कर देती है। बाद में उसके क्रिस्टल को देखते हुए उससे कहती है, मैंने सुनी थी ग्लेशियल इन एनर्जी क्रिस्टल वह कभी भी ना ही पिघल सकती है और ना ही टूट सकती है, लेकिन ये क्या, तुम तो इतनी बेकार तरीके से व्यर्थ में मर रहे हो। हम देखते हैं उसने उसके क्रिस्टल को भी दो हिस्सों में अलग कर दिया था। दूसरी तरफ हम पैंग फैमिली के पेट्रियार्च को देखते हैं जो कि 10 फ्लैग के साथ लड़ता हुआ बोल रहा था, तुम लोग अपने पीठ पर 10 फ्लैग के नाम के साथ बहुत ही ज्यादा अहंकारी बनते रहते हो, पर क्या यही तुम्हारी स्किल है? तुम्हारे इस स्किल के साथ मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स को तुम कभी हरा भी सकते हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स की पावर को मुझे इस्तेमाल भी नहीं करनी पड़ेगी तुम लोगों को हराने के लिए। और वे कमीने कहां पर चले गए जो कि मुझे मारने का दावा कर रहे थे। हम देखते हैं 10 फ्लैग को इतनी बुरी तरह से मार खाता हुआ देख हांसो तुरंत ही उनकी ओर भागते हुए कहता है, मास्टर नैम, मास्टर क्वाक, प्लीज खुद को संभालिए। उसे इस तरह देख होल्डबैगर उसे रोकते हुए कहता है, शांत हो जाओ, हमें एक साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा, इसलिए सबको इकट्ठा करो, क्योंकि पैंग जी के पास जितनी क्यूए है वो हमारी कल्पना से भी अधिक है। इसीलिए अगर हमें उसे हराना है तो हमें उसकी बेकार से स्वॉर्डमैनशिप का फायदा उठाना होगा ताकि हम जीत सके। चलो मैं कोई एक मौका बनाता हूँ। उसे इस तरह अपनी ओर आता हुआ देख पैंग जी कहता है, ऐसा लग रहा है कि एक बूढ़ा भिखारी अपनी हिम्मत को दिखाने जा रहा है, चलो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक ही बार में मौत के घाट उतार दूंगा। होल्डबैगर जो कि सुन उससे कहता है, ओह तो ऐसी बात है, लगता है कि तुम्हारे गोटे वह कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े हैं। इसी के साथ वह अपनी रस्सी का उस पर इस्तेमाल करते हुए अपना अटैक करता है। बैगर्स डिवाइन अचीवमेंट वेप जो कि बुरी तरह से पैंग जी को बांध लिया होता है। बाद में वो कहता है, चलो अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलते हुए वो अपनी किक का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है। बैगर्स डिवाइन अचीवमेंट किक जो कि होता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक, पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। होल्डबैगर खुद ही उस अटैक के कारण पीछे हट जाता है। साथ ही वह सोच रहा होता है परिवर्तन के बाद उसकी शारीरिक ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। ये सब सोचता हुआ वह दोबारा अपना अटैक करता है, बैगर डिवाइन अचीवमेंट पाम, लेकिन इस बार भी पैंग जी पर उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वह उस पर हंसते हुए बोलता है, क्या यही भिखारियों की असली शक्ति है? होल्डबैगर, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो तुम्हें अपनी गर्दन मेरे सामने समर्पण कर देना चाहिए और अपनी मौत के लिए मुझसे भीख मांगनी चाहिए। उसकी ऐसी ताकत को देखते हुए होल्डबैगर घबराते हुए अपने मन में कहता है, इस कमीने की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, यह बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तभी उसके पीछे से हांसो चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपकी मदद के लिए। आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही एक अटैक होता है ताई शॉट और वे सब के सब हैरान हो जाते हैं। बाद में जब पैंग जी अपने ऊपर देखता है तो वह अटैक करने वाला सीनियर ब्रदर था, इमॉर्टल स्वॉर्ड का डिसेबल, जो कि
हंसु को समझाते हुए उसे बताता है तुम्हें लापरवाही से भावनाओं में बहकर अपने कदम को नहीं उठाना चाहिए था जब तुम्हारे दोस्त खतरे में हैं। वो इसके इतना बोलते ही हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कि सभी हार रहे थे और वह इमोर्टल स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हुए उन सभी को देखता हुआ सोच रहा था पैंग जी उसके स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास बहुत ही ज्यादा कम था इसीलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यह देखते हुए कि टेन फ्लैग को वो हरा सकता है यह काफी ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ तक कि ग्योबेंग का वाइज मैन भी स्ट्रगल कर रहा है। अगर यह लड़ाई ऐसा ही चलता रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह लड़ाई बाद में एक बड़ी परेशानी बन जाएगी। उसे इस तरह उन लोगों को लेकर परेशान होता हुआ देख इमोर्टल स्वॉर्ड उससे कहता है लगता है कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है। तो वह बंदा उसे बताता है हाँ आपने सही कहा, भले ही हांसू की मार्शल स्किल बहुत ही ज्यादा स्पीड में इम्प्रूव हो रहा है लेकिन अभी भी वह पैंग जी को नहीं हरा सकता। पैंग जी की ताकत वह बहुत ही ज्यादा अधिक है। लेकिन खैर ग्योबेंग का वाइज मैन उसकी मदद कर रहा है तो उम्मीद है सब ठीक होगा। इमोर्टल स्वॉर्ड जिस पर उसे बताता है क्या ऐसी बात है, लेकिन भले ही वाइज मैन उसकी मदद कर रहा है पर फिर भी यह आसान नहीं होगा क्योंकि पैंग जी वह इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स है, उसे दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन मुनैक तुम जो कि पहले से जानते हो कि उसे कैसे हराया जा सकता है तो मुझे यकीन है यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, जाओ और उसकी मदद करो। जो सुन मुनैक पहले तो स्माइल करता है बाद में उससे कहता है क्या यह ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाता हूँ तो। इमोर्टल स्वॉर्ड बताता है बास्टर्ड मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ पर फिर भी तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ, मेरी चिंता मत करो और बस जाओ। जो सुन मुनैक तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वही इमोर्टल स्वॉर्ड उसे पीछे से देखते हुए सोच रहा था हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स को एक ही अटैक में उसके लिए हराना यह असंभव नहीं है, जबकि इधर मुनैक अपने अटैक को पैंग जी पर करते हुए सोच रहा था हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स को एक ही अटैक में हराना यह असंभव नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे हांसू को कुछ भी हासिल नहीं होगा, शायद मुझे अपनी ताकत को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ये सब सोचता हुआ वह जैसे ही अपने ताई स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर अपने उस अटैक को करता है हम देख पाते हैं मुनैक के स्वॉर्ड सीधे पैंग जी के जबड़े को फाड़ दिया होता है, जिसको कि देखता हुआ वहाँ पर खड़े कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाया होता है कि अभी अभी हुआ क्या। बाद में वह ओल्ड बैगर और हांसू के पास जाकर कहता है एल्डर हॉन्ग आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, मैं जोंगनन सेक्ट से मुनैक हूँ। उसे वहाँ पर देख हांसू वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वही मुनैक उसे बताता है मुझे यह देख कर राहत मिली, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रहे हो। दूसरी तरफ ओल्ड बैगर अपने मन में सोच रहा होता है जोंगनन सेक्ट का सबसे हाईएस्ट डिसेबल फ्लाइंग ड्रैगन उसका वह अटैक क्या ताई स्वॉर्ड था, पर यह तो केवल इमोर्टल स्वॉर्ड के द्वारा ही यूज किया जा सकता है। मैंने उसे एक बार इसका उपयोग नॉर्थ युआन के खिलाफ करते हुए देखा था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने ताई स्वॉर्ड के एक ही वार के साथ नॉर्थ युआन के सैकड़ों सैनिकों को कत्लेआम कर दिया था। बेशक मुनैक के इस ताई स्वॉर्ड के अटैक की तुलना उस अटैक के साथ नहीं किया जा सकता, इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा कम थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जानबूझकर इसकी ताकत को कम कर दिया था? वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी पैंग जी उन सभी से कहता है क्या यही वो असाधारण ताई स्वॉर्ड है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी तुच्छ पावर के साथ वह दुनिया के सबसे महानतम मार्शल आर्ट में आता है। मैंने सुना था इमोर्टल स्वॉर्ड इस ताई स्वॉर्ड के साथ नॉर्थ युआन के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, पर अब देखने से मुझे ऐसा नहीं लगता। यह बस बेकार से अफवाहों के अलावा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो घटिया मार्शल आर्ट मुझे नहीं मार सकता वह कैसे युआन के सैनिकों को खत्म कर सकता है? उसे इस तरह बकवास करता हुआ देख मुनैक अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है ओह तो तुम ऐसा सोचते हो, लगता है सच में तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं मुनैक के स्वॉर्ड के उसके जबड़े को फाड़ देने के कारण वह बड़े ही भयानक तरीके से चिल्लाता है, जिसको देख मुनैक उससे कहता है मैंने तो सुना था कि हेल्स इमोर्टल रिवाइव कॉर्प्स को दर्द नहीं होता है, लेकिन तुम तो बिन पानी मछली की तरह छटपटा रहे हो, तुम तो सच में बिल्कुल ही बेकार हो। पैंग जी जिस पर कि बहुत ही ज्यादा भड़क गया होता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम जोंगनन सेक्ट के कमीने कहेंगे, मैं तुम्हारे अंगों को फाड़ डालूंगा और पूरे जोंगनन सेक्ट का सफाया करने के बाद उनमें पूरी तरह से बिखेर दूंगा। जो सुन मुनैक पीछे खड़ा हांसू से कहता है अरे बाप रे क्या तुमने सुना? अब जबकि उसने पूरे जोंगनन सेक्ट को सफाया करने की बात कर दी है तो हमें एक साथ मिलकर इसे सुलझाना होगा और जोंगनन सेक्ट का पार्ट होने के कारण हमें उस कमीने के घमंड को तोड़ना होगा। उसकी इस तरह की बातों को सुन हांसू पहले तो कुछ भी नहीं समझ पाता है, पर बाद में जब मुनैक उससे कहता है चलो उस हरामी को दिखाते हैं कि जोंगनन सेक्ट का असली स्वॉर्डमैनशिप वो क्या है, तो हांसू भी अपने जोश में आते हुए वो दोनों ही एक साथ उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको देख मुनैक उसकी हिम्मत को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए उसे बताता है भले ही हमारे दुश्मन के पास हद से भी ज्यादा
ज्यादा ताकत है, पर हमें डरना नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे कि जोंगनोंग स्वॉर्ड वो भेद नहीं सकता। इसीलिए चलो इसे करते हैं। उन दोनों को इस तरह अपनी ओर आता हुआ देख पेंगजी कहता है, तुम दोनों कीड़े कहीं के, ठीक है मैं तुम दोनों को एक साथ मार डालूंगा। इसी के साथ वो उन दोनों को ही पीछे की ओर धकेल देता है। लेकिन हम मुनेक को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए हांसू को समझा रहा होता है, बस इसे अपने दिमाग में रखना, हमें उसके सभी अटैकों को रोकना नहीं है, हमें बस उसके अटैकों से बचना है। जो सुन हांसू अपने मन में कहता है, क्या वह जानबूझकर मेरी मदद के लिए ऐसा कर रहा है? इतना सोचने के बाद वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया सीनियर ब्रदर। इतना बोलकर वह पेंगजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही मुनेक उसके साथ लड़ते हुए उसे काफी सारे गुरु ज्ञान देता है, जिससे कि हांसू वो तो इनलाइटेड हो रहा था, लेकिन पेंगजी उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। वह कहता है उसका स्वाद वो भारी होता जा रहा है, क्या कुछ शब्दों के साथ ही ऐसा होना मुमकिन भी है? जबकि इधर मुनेक अभी भी हांसू को ज्ञान देता हुआ जा रहा था और उसके 36 स्वॉर्डमैनशिप को मजबूत करता हुआ जा रहा था। इस चीज से पेंगजी और भी ज्यादा घबरा गया होता है और उसे इस तरह देख मुनेक इविल स्माइल के साथ हांसू को कहता है, मुनेक कहता है चलो अब मुझे 36 स्वॉर्डमैनशिप की पावर को दिखाओ और एक्सट्रीम कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल को तबाह कर दो, मैं उसके मूवमेंट को ब्लॉक कर दूंगा। हांसू जिस पर की कहता है मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही वह सोच रहा होता है, बड़े भाई मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और मेरे मास्टर के 36 स्वॉर्डमैनशिप पर, जिस पर की कभी भी किसी ने भी भरोसा नहीं किया, क्या मुझे झिझकना चाहिए? नहीं, यह मेरे मास्टर की 36 स्वॉर्डमैनशिप है, मुझे इस पर विश्वास करना होगा, मुझे विश्वास करना होगा और दिखाना होगा मेरे मास्टर के 36 स्वॉर्डमैनशिप की पावर को। इतना बोलते हुए वह अपना अटैक करता है एक्सट्रीम ओवरफ्लोइंग डिवाइन वाटर, जो कि सीधे एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी क्रिस्टल को जाकर हिट करता है, पर यह काम नहीं करता। उसका वह अटैक ब्लॉक हो चुका था और पेंगजी उससे बोल रहा था, तुम छोटे कीड़े कहीं के, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? यह असंभव काम कभी भी संभव नहीं हो सकता, भले ही तुम अपनी जान को जोखिम में डाल दो, फिर भी तुम इस पर दरार ला पाए, यह तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। यह सब बोलता हुआ वह बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुनेक आकर हांसू के स्वाद को हल्का सा सपोर्ट देते हुए बताता है, गति और सटीकता बिल्कुल ही दोष रहित थी, यह एक प्रभावशाली हमला था, इसीलिए पेंगजी अभी तुम्हारे लिए खुशी मनाने का समय नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था जोंगनोंग सेक्ट का स्वाद वो कुछ भी भेद सकता है। इतना बोलते हुए वह जैसे ही हल्का सा क्यूआई का अपना यूज करता है, एक्सट्रीमली कोल्ड इन एनर्जी क्रिस्टल तबाह हो जाती है और पेंगजी के बॉडी में एक बड़ा सा होल हो जाता है, जिसके चलते पेंगजी बहुत ही बड़ी दर्द से भरी भयानक चीख को मारता है। सभी हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स को इतनी बुरी तरह से मरता हुआ देख हुनचोन वह बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है। साथ ही वह सोच रहा था यह नहीं हो सकता, यह नामुमकिन है, हमारे इनविंसिबल प्लान वे कमीने इस तरह कैसे मर सकते हैं? डुआंगवांग एल जो हमेशा पहले से ही प्लानिंग बनाकर रखता था वो अभी मम्मी में बदल चुका है। वह हरामी म्योंग जिसको कि किंग ऑफ वार को मारने के अलावा और कुछ भी नहीं सोचता था वह भी मर चुका है। साथ ही वह पेंग फैमिली का कमीना जो कि बातें तो बड़ी बड़ी करता था पर अब वो भी मर चुका है। इस दर्द से आखिर उन्हें कैसे हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स कहा जा सकता है? अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो हम यह लड़ाई कभी भी नहीं जीत सकते। आखिर मैंने उन बेवकूफों के साथ क्यों ही इस प्लानिंग को बनाया था? वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे घेरे हुए व्हाइट स्वॉर्डमैन उसे बताते हैं, मास्टर हमारे ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं, बेहतर होगा कि आप अभी तुरंत यहाँ से भाग जाएं। उनचियोन उन लोगों को बताता है, चिंता मत करो, अब मैं कहीं पर भी नहीं भाग सकता, अगर मैं किसी भी तरह से यहाँ से भाग भी गया तब भी मैं मारा जाऊंगा, और फिर भी अगर मैं बच गया तो बाद में मुझे टॉर्चर किया जाएगा, इसीलिए अगर मरना तय ही है तो हम अंत तक लड़ेंगे। आगे बढ़ो और उन सभी को हुआंगबू फैमिली की असली ताकत को दिखाओ। जो सुनते ही सारे व्हाइट स्वॉर्डमैन उसकी बातों से हमें भरते हुए आगे अटैक करने के लिए भागते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हम देखते हैं उन सभी की हालत बुरी होती है और वे सब के सब एक एक करके मारे जाने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद उन सभी का खात्मा करने के बाद ये बंदा, यार मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज कमेंट में बताओ, वो उन जॉन के सामने आते हुए एक दानवी दहाड़ को मारता है। दूसरी तरफ हम ह्यूंडू को देखते हैं जिसको कि सोहो क्योर कर रही थी। साथ ही वो सोच रहा था, यह बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है, मैंने केवल सोचा था कि यह तितली एक आभूषण है जो कि इस लड़की को बचाने के लिए था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतनी छुपी हुई शक्ति होगी। अगर ईमानदारी से कहूँ तो डंग फैमिली का जहर जिसका कि कोई भी रंग, गंध और स्वाद के साथ साथ कोई भी आकार नहीं है, उसे लेकर मुझे ऐसा लगा था कि इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है, लेकिन इस ऑर्नामेंट के जहर सोखने की गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आधे घंटे में मेरी पूरी क्यूआई वापस आ जाएगी। इतने में ही वहाँ पर आइस ब्लॉसम आकर सोहो से कहती है, चलो यह राहत की बात है कि तुम सुरक्षित
हो और सब कुछ ठीक है। उसे वहाँ पर देख सोहो कहती है बड़ी बहन तो एश ब्लॉसम उसे बताती है व्हाइट ड्रैगन ग्रुप और 5 ड्रैगन लीग को सपोर्ट करने वाले सारे ग्रुप लगभग खत्म हो चुके हैं, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हेल्स इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स जिनसे कि सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता थी, उनके बारे में भी अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोहो जिस पर की कहती है फिर भी अभी भी निश्चिंत होने के लिए बहुत जल्दी होगी। तो एश ब्लॉसम बताती है तुम ठीक कह रही हो, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट बैटल अभी भी बाकी है। उसके इतना बोलते ही हम 5 ड्रैगन लीग के माउंटेन पीक की ओर देखते हैं, जहां पर कि हुआंगबो गुनैक डैन पर अपने हेवनली किंग डिवाइन फिस्ट माउंटेन क्रशिंग के साथ अटैक कर दिया होता है, जिससे कि डैन किसी तरह बचा होता है और उसके काउंटर में अपने अटैक को करता है। पर दोनों के ही टकराव के साथ वे दोनों ही पीछे हट जाते हैं और थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखने के बाद दोबारा एक दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां डैन अपना अटैक करता है हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स डिवाइन स्ट्राइक, वहीं हुआंगबो गुनैक अटैक करता है हेवनली किंग का डिवाइन फिस्ट सीक्रेट फुटवर्क और किसी तरह डैन के इतने भयानक थंडर स्ट्राइक के साथ बच रहा होता है, लेकिन डैन उसे बिना कोई मौका दिए लगातार उस पर अटैक किए जा रहा होता है। वहीं हम बैकग्राउंड में सुन पाते हैं हुआंगबो फैमिली के पास यूगो से अल्टीमेट मार्शल आर्ट होने के बावजूद भी उनके लीडरों के मुरिम की दुनिया के पीक तक न पहुंचने का कारण यह था कि वे हेवनली किंग के अल्टीमेट पावर को काबू में ना कर पाए। भले ही उनके नाम सेम थे पर फिर भी उनके बीच मतभेद था, क्योंकि क्यूआई को मैनेज करने के तरीके उनके अलग थे। कोई भी दोनों को एक ही समय में ट्रेन करने में सफल नहीं हुआ। उनके पावर के बीच का अंतर बहुत ही बड़ा था, कोई भी इसे संभाल नहीं सका। लेकिन हुआंगबो गुनैक वह पहला पर्सन बना जो कि उनके शक्तियों के बीच का अंतर कम किया और इसे काबू करने में सफल रहा। इसी के साथ हम देखते हैं हुआंगबो गुनैक अपना अटैक करता है ओवरफ्लोइंग रिवर ऑफ द हेवनली किंग, जिसकी पावर इतनी भयानक होती है कि वह डैन को सीधे हवा में उड़ाता हुआ पीछे की ओर फेंक देता है। इस कारण से डैन भी थोड़ी देर के लिए उसकी पावर को देख चौंक गया होता है। साथ ही वह सोच रहा होता है यह अटैक कोई मामूली नहीं था, इसकी पावर बहुत ही अधिक थे। दूसरी तरफ हुआंगबो गुनैक दोबारा उस पर अटैक करने के लिए अपने पोजीशन को ले लिया होता है। डैन जिसको देख कहता है उसकी क्यूआई भयंकर है, उसका वह विशाल शरीर पूरी तरह से शुद्ध क्यूआई प्यूरिफिकेशन से बना हुआ है। इधर हुआंगबो गुनैक उसे इतना शौक देख बोलता है अगर तुमने अभी इसे नोटिस किया है तो अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अब कोई भी फायदा नहीं है, तुम अब चींटी की तरह मसले जाने वाले हो। इतना बोलते हुए वह अपना अटैक करता है हेवनली किंग डिसेंडेंट। डैन उसकी इतनी खतरनाक पावर को देख खुद को बचाने की कोशिश करते हुए कहता है यह पावर नहीं, असंभव है, क्या मैं इसे ब्लॉक भी कर पाऊंगा। हम देख पाते हैं जैसे ही उन दोनों पावरों का टकराव होता है वहाँ पर एक भयंकर ब्लास्ट होता है और पूरा आसमान एनर्जी से भर चुका था, मानो कोई उल्का पिंड गिरा हो। जिसको देख हुआंगबो गुनैक कहता है भले ही तुम्हारा सील कितना भी इनक्रेडिबल क्यों ना हो, पर यह मेरी पावर है जो कि अलग ही लेवल पर है, तुम इसे कभी भी नहीं संभाल सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं डैन अपना अटैक करता है हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स डिवाइन थंडर क्यूआई, जो कि पूरी तरह से हुआंगबो गुनैक के अटैक को फाड़ दिया होता है और वहां से डैन बाहर निकलता है। उसे इस तरह देख हुआंगबो गुनैक घबराते हुए अपने मन में कहता है असंभव, नामुमकिन, मैंने सोचा था कि मेरा अटैक इस लड़ाई को खत्म कर देगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही ठीक है, यह कैसे हो सकता है। लेकिन रुको, उसका वो फुटवर्क ये तो स्वॉर्ड सेंट की है एयर वर्क टेक्निक, पर उससे कहीं अधिक पावरफुल, यह तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। सच में किंग ऑफ वॉर, तुम्हारी अचीवमेंट तो स्वॉर्ड सेंट से भी आगे की है। साथ ही तुम्हारी क्यूआई से पूरा एटमॉस्फेयर वह बदल रहा है, मानो मेरा पूरा शरीर क्यूआई के इंटेंस प्रेशर से दबाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर कांप रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हुआंगबो गुनैक वो डर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर यह डर है तो मैं इसे टुकड़ों में बदल दूंगा। ये सब सोचता हुआ वह सीधे डैन की ओर जाते हुए अपना अटैक करता है हेवनली किंग का डोमिनेटिंग स्टेप। साथ ही वह अटैक करता है हेवनली किंग का डिवाइन फिस्ट। इसके अलावा एक और अटैक करता है हेवनली किंग का डोमिनेटिंग स्फीयर। पर इन सब से डैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने हाथों के झटके से ही उन सभी अटैकों को एक एक करके खत्म कर देता है अपने थंडर ड्रैगन के साथ। जो देख हुआंगबो गुनैक कहता है क्या उसने मेरे अटैकों को इतनी आसानी से खत्म कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना बोलते हुए वह दोबारा अपने स्फीयर के अटैक को करता है, लेकिन इस बार भी डैन उसके अटैक को बड़ी ही आसानी के साथ खत्म कर देता है। हुआंगबो गुनैक जिसको कि गौर से देखता हुआ बोलता है क्या यह कोई ड्रैगन है? मैं नहीं जानता कि यह किस तरह की मार्शल आर्ट है, लेकिन अगर मैं इसे रोकने में कामयाब नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा। ये सब सोचता हुआ वह एक जोरदार चिक के साथ अपना अटैक करता है हेवनली किंग का रूल द वर्ल्ड, जिसके काउंटर में डैन अपना अटैक करता है हेवनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स 9 ड्रैगन आर्टिलरी। इसी के साथ ये दोनों ही एक दूसरे के साथ भयंकर
तरीके से टकराना शुरू कर देते हैं। पर डैन का ड्रैगन हेवनली किंग पर भारी पड़ रहा था। वह उसके सभी अटैकों को निकलता हुआ जा रहा था। इस कारण से हुआंग बुमुयांग की हालत बुरी और बुरी होती जा रही थी। पर डैन का कोई भी इरादा नहीं था उस पर दया दिखाने के। इसलिए जब वह अपना अंतिम अटैक करता है तो हुआंग बुमुयांग भयंकर तरीके से दर्द के मारे चिल्लाता है और हम देख पाते हैं हेवनली किंग का फिगर वह दो टुकड़ों में अलग हो चुका था। वहीं हुआंग बुमुयांग वो सीधे आसमान से अपने गार्डन में आकर गिरता है। जबकि सेम टाइम पर उन चौन को इधर हम देखते हैं जो कि डैन के ब्रदर के हाथों बुरी तरह मार खाने के बाद आसमान की ओर देखते हुए बोल रहा था, मौसम किस तरह बदल चुका है, ऐसा लग रहा है कि भारी बारिश होने वाली है। कितना अच्छा होता अगर यह साफ दिन होता। कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हुआ। इतने दिनों से जिसे मैं अपना फादर मान रहा था असल में वो मेरा अंकल था जिसने कि मेरे फादर को मार डाला। मैं उसके द्वारा इस हद तक धोखा खा गया कि मैं मेनलैंड को यूनाइट करने के सपने को देखने लगा और अब मेरी हालत इस तरह हो चुकी है। मेरे शरीर की हर एक हड्डी टूट चुकी है। अगर मैं ठीक भी हो जाता हूँ तो भी मैं फिर कभी भी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन खैर मेरे पास हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स की बॉडी है, शायद मैं दोबारा ठीक हो जाऊं। वो ऐसे ही खुद से बातें कर ही रहा होता है तभी उसके पास दोबारा डैन का ब्रदर आ जाता है जिसके दानवे पैरों को वह देखते हुए कहता है, अरे यार जरा सा तो मुझ पर दया करो। पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। डैन का ब्रदर उसके सर को बुरी तरह से कुचल देता है और बार बार लगातार अंधाधुन उसे पीटना दोबारा शुरू कर देता है, जिसको कि दूर से देखता हुआ ओल्ड बैगर कहता है, लगता है कि मामला इस बार कुछ सुलझ चुका है। बाद में वो अपने आसपास देखते हुए सोचता है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, लेकिन आज जो हुआ है उसके कारण मेनलैंड के करंट सपोर्टर 3 ग्रेट पावर वो खत्म हो चुके हैं, जिसके चलते अब हो सकता है कि इंपीरियल फैमिली इसका फायदा उठाना चाहे। शायद यह घटना मिंग डायनेस्टी को 2 टुकड़ों में अलग कर दे, क्योंकि नॉर्थ युआन वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है। लेकिन शुक्र है सौभाग्य से जो लोग मेनलैंड की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखते हैं उन्हें मेजर लॉस से सफर नहीं करना पड़ा। जब तक वे यहाँ पर है तब तक हमारे पास आशा है कि मेनलैंड का ऑर्डर वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होगा। हालांकि किंग ऑफ वॉर के साथ दूसरे महान लोग साथ देते हैं तो हम मेनलैंड के ऑर्डर को बिल्कुल ही नए तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। इतना बोलते हुए वह 5 ड्रैगन लीग के माउंटेन पीक की ओर देखता है। हम देखते हैं यह वही समय होता है जब किंग ऑफ वॉर मुयांग को लेकर बुरी तरह से उस माउंटेन से टकराया होता है, जिसके चलते उसकी सर्वनाशी शक्ति के कारण वो पूरा माउंटेन तबाह हो चुका था और केवल हर जगह थंडर ही थंडर दिख रहा था। पर फिर भी मुयांग किसी तरह खुद को संभालते हुए जोरदार चीख के साथ चिल्लाते हुए कहता है, किंग ऑफ वॉर मैं हुआंग बुमुयांग हूँ। इसी के साथ वो अपना अटैक करता है हेवनली किंग का माउंटेन क्रैशिंग और डैन को खुद से दूर होने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन डैन वो तुरंत ही खुद को संभालता है और फिर से खतरनाक स्पीड के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देख हुआंग बुमुयांग वो पागल होते हुए उसे गालियां देते हुए कहता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, आखिर तुम हेवनली किंग के डोमिनेटिंग अटैक के साथ भी क्यों नहीं मारे गए? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, चाहे फिर तुम जितनी बार भी मेरे पास वापस लौट के आओगे। इतना बोलते हुए वह दोबारा उस पर अपने अटैक को करता है, जिसको देख डैन वो क्रीपी स्माइल के साथ जैसे ही अपने थंडर ड्रैगन को लेकर उसके अटैक को रोकता है तो उसके भयानक पावर को देख हुआंग बुमुयांग घबराते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे डरना नहीं है। भले ही वह कमीना हमेशा बदलती रहने वाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, पर फिर भी अंत में उन सभी का एक ही सिद्धांत है, अपने ओपोनेंट के अंदर क्यूआई को डालकर विस्फोट करना। इसीलिए मुझे संयम रखना है। मैं हुआंग बुमुयांग हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं नहीं हरा सकता। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसकी बॉडी वह ब्लास्ट करना शुरू कर दिया होता है, जिसके चलते वो खतरनाक तरीके से चीख मारता है। लेकिन डैन उसे संभलने का मौका ना देते हुए फिर से उस पर अटैक करते हुए कहता है, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो कि मैं तुम्हारे इतने मजबूत शरीर को कैसे तोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि तुम कभी भी हेवनली आर्टिलरी जनरल की पावर को नहीं समझ पाओगे। हम देखते हैं वह हुआंग बुमुयांग को कई मंजिलों को तबाह करते हुए सीधे जमीन पर लेकर आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से कोई ड्रैगन दहाड़ मारते हुए जमीन पर आ रहा हो, जो कि जैसे ही लैंड करता है तो एक जोरदार विस्फोट होता है और हम देख पाते हैं धुआं साफ होने के साथ ही हुआंग बुमुयांग को देखते हैं जो कि दर्द में पूरी तरह से पागल होकर चिल्लाते हुए बोल रहा था, नहीं यह नहीं हो सकता, मैं हुआंग बुमुयांग हूँ, मैं इतनी आसानी से कभी भी नहीं हार सकता। तुम बास्टर्ड कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? इतना बोलते हुए वह जैसे ही डैन की ओर आगे बढ़ता है तो वो पूरी तरह से अंधेरी डार्कनेस में खुद को पाता है, जहाँ वह अपने आसपास देखते हुए कहता है, यह काला अंधकार किस तरह की है? ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका हूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। आखिर यह किस तरह
का तमाशा चल रहा है। ये सब सोचता हुआ अचानक ही वो अपने सामने भयानक थंडर ड्रैगन को देखता है, जो कि दूसरे ही पल एक जबरदस्त दहाड़ के साथ उसके गले को जकड़ लिया होता है। पर थोड़े ही समय बाद उसे एहसास होता है यह कोई ड्रैगन नहीं बल्कि किंग ऑफ वार का हाथ होता है, जिसके सामने उसका स्ट्रॉन्ग बॉडी शील्ड क्यूआई भी डिसअपियर हो चुका था। और वो सोच रहा था मैं इस कमीने के थंडर क्यूआई को ब्लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी थंडर क्यूआई मेरी हर एक बॉडी सेल में फैल रही है, जिसके चलते मेरी हड्डियां और मसल्स वो सिकुड़ना शुरू हो चुकी है। मैं केवल एक कदम दूर था, लेकिन बस यह सपना ही रह गया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। इतना बोलते हुए वह नॉर्थ युआन के इस बंदे को याद करता है, पर आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता। बस खोखले कंकाल में बदलते हुए वो सोचता है मुझे अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। क्या यही अंत है? अगर हाँ तो ठीक है किंग ऑफ वार, मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम डरते हो? यह 18वीं हेलफायर एरे प्राचीन ऋषियों के द्वारा बनाई गई टेक्निक थी। ऐसा कहा जाता है कि यह 18वीं हेलफायर एरे तुम्हारे हर एक कदम पर तुम्हारे सबसे बड़े डर को तुम्हारे सामने लेकर आता है, इस हद तक कि तुम मर भी जाओगे पर फिर भी तुम सही सलामत हो। यह काफी ही आश्चर्य की बात है। आखिरकार किंग ऑफ वार तुम्हारा सबसे बड़ा डर है क्या? और हाँ, अगर आप लोग भूल चुके हैं तो यह वही जगह है जिसके पार हुआंग वू मुएक ने रेड सेक्ट को रखा था हेल्स इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स को बनाने के लिए अंडरग्राउंड प्रिजन के सबसे अंदर। खैर डैन उसकी बातों को सुन कहता है ओह तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि तुम जिससे डरते हो वो तुम्हारे सामने है। मुएक जो सुन तुरंत ही अपने होश में आते हुए कहता है क्या मैं डर रहा हूँ? नहीं, क्या मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है? हम देखते हैं मुएक वो बुरी तरह से जमीन पर पड़ा हुआ था और अभी तक जो हमने देखा था वह 18वीं हेलफायर एरे का इल्यूजन था। क्या सब कुछ खत्म हो चुका है मेरे लिए? उसे इतना चुप देख डैन उससे कहता है 15 मिनट, चलो सब समाप्त हुआ। जैसा कि तुमने पहले कहा था ठीक 15 मिनट हो चुके हैं, अब तुम शांति से आराम कर सकते हो। इतना बोलते हुए वो अपने मन में सोचता है 18वीं हेलफायर एरे क्या मुझे मेरे सबसे बड़े डर की ओर ले जाएगा? ये सब सोचता हुआ जब वो अपने बगल में देखता है तो ठीक उसके सामने डैन का सबसे बड़ा डर युआन का वही मास्टर होता है जिससे कि वह पहले भी मिल चुका था, जिसको कि देख पहले तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या मुझे डर लग रहा है? इतना सोचते हुए वह स्माइल करने लगता है। बाद में कहता है हाँ यह हो सकता है क्योंकि मैं उस समय पर उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब अगर मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ तो यह अलग होगा क्योंकि मेरा डर अब यहीं पर खत्म होता है। इतना बोलते हुए वह उस फिगर को वहीं पर खत्म कर देता है। अगले सीन में हम पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली को देखते हैं और बैकग्राउंड में रहकर जान पाते हैं उस दिन की क्लैश से निकली हुई शॉक वेव पूरे गांगो में फैल गई। इस घटना को अंजाम देने वाले हुआंग वू फैमिली और रेड सेक्ट उनके खत्म होते ही उनके अवशेष भी समाप्त हो चुके। हालांकि जनता की सहानुभूति अभी भी हुआंग वू फैमिली के खत्म होने के कारण उनके साथ थी, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला हुआंग वू गुनैक जिन्होंने न केवल 5 ड्रैगन लीग को लीड किया बल्कि आयरन मार्शल एसोसिएशन को भी लीड किया था, वो वास्तव में हुआंग वू मुएक का एक छोटा भाई था। तो लोग दहशत से भर गए और हुआंग वू फैमिली के प्रति जो उनकी सहानुभूति थी वो खत्म हो गई। पर खैर कहीं पर हम उनचॉन को देखते हैं जो कि भागते हुए सोच रहा था मैं ग्रेट हुआंग वू उनचॉन अब एक भगोड़ा बन चुका है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? धिक्कार है। सबसे पहले मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा और एक शिप को ढूंढना होगा। मेरे पास अब इन सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। ये सब सोचता हुआ जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ पर कोई आते हुए उससे कहता है क्या बात है, तुम यहाँ से भागने के लिए एक शिप की तलाश कर रहे हो जबकि पूरा आयरन मार्शल एसोसिएशन तुम्हें ढूंढने में बिजी है। जिस पर कि उनचॉन कहता है आखिर तुम हो कौन? तो वह बंदा उसे बताता है आखिर तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ इतने समय तक 5 ड्रैगन लीग के पीक पर कैसे रहा मुझे समझ नहीं आता है। तो उनचॉन कहता है तुम तो गोकुन हो। अरे यार तुमने तो मुझे डरा दिया, मुझे लगा था कि किसी ने मुझे ढूंढ लिया है। जो सुन गोकुन कहता है जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम जेल से भाग चुके हो तो मुझे लगा था कि तुम इस आइलैंड को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन देखो तुम तो यहीं पर छुपे थे। पर यह देखते हुए कि मेरे जैसा जिसके पास ट्रैकिंग स्किल जरा सा भी नहीं है वो इतनी आसानी से तुम्हें ढूंढ सकता है, तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास जीने के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तो उनचॉन उस पर भड़कते हुए कहता है तुम हरामखोर कायर कहीं के, तुम ऐसे बेशर्म हो जो उस समय पर छिप गए जब सभी लोग अपनी जान लगाकर लड़ रहे थे। शक्ति पाने से पहले तुमने कहा था हेल्स इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स की पावर को मिलने के बाद तुम हमारी रेबेलियन में मदद करोगे, लेकिन विश्वासघाती तुम्हारे कारण हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई। अगर तुम हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलते तो हम स्वॉर्ड टायरेंट और स्वॉर्ड सेंट को मार सकते थे जिससे इतनी सारी गड़बड़ी नहीं होती। आखिर तुम कैसे मास्टर हुआंग वू के आदेशों की अवहेलना कर सकते हो जब तुम हेल्स इमॉर्टल रिवाइव कॉर्प्स हो? गोकुन जो सुन उसे बताता है तुम बेवकूफ मूर्ख
मूर्ख कहेंगे। लगता है तुम हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कोर्स को लेकर बहुत बड़े भ्रम में हो। यही कारण है कि तुम्हें लगता है उसका आदेश टाला नहीं जा सकता। तो चलो मैं तुम्हें गुरु ज्ञान देते हुए असली सच्चाई को बताता हूँ। वांगबो मैक हमेशा अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है, लेकिन कभी भी उसने साफ साफ आदेश नहीं दिया है। तुम अकेले हो जो अभी तक उसकी कठपुतली बनकर जिए जा रहे हो। पर खैर यह बात अब मैंने नहीं रखते, क्योंकि आयरन मार्शल एसोसिएशन के अभी के हायर अप्स ने ऑर्डर पास किया है तुम्हें मिलते ही तुम्हें मार डालने की। उनचन जो कि सुन और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है, वहीं गोकुन उसे बताता है वांगबो फैमिली उसकी और उसके बाद अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। इसीलिए 5 ड्रैगन लीग के बाकी के 4 मेन फैमिलियों ने तुम्हें आयरन मार्शल एसोसिएशन को सौंपने का फैसला किया है और अपने आने वाले 50 सालों की भविष्य का फैसला कर लिया है, क्योंकि वे लोग किसी तरह जिंदा रहने की प्रयास कर रहे हैं। इस कारण से 5 सबसे बड़ी फैमिली अगले 50 सालों तक गांगो के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। तो क्या अब तुम समझ गए? भले ही तुम यहाँ से भागने में कामयाब हो चुके हो, लेकिन अब ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम छुप सकते हो। तुम्हें जेल से नहीं भागना चाहिए था। अगर तुम वहाँ रहते तो भले ही तुम्हें यातनाएं दी जाती, लेकिन कम से कम तुम्हारी जान तो इस आधार पर बचाई जा सकती थी कि तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर देना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए अब ज्यादा मत सोचो, तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही हो। उसे इस तरह देख उनचन घबराते हुए उससे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यदि तुम मेरे साथ हाथ मिला लेते हो तो तुम बड़े ही आसानी के साथ स्वॉर्ड टेरेंट और स्वॉर्ड सेंट को हरा सकते हो, जो स्वयं जहर से उबर नहीं सका था। ये सब बोलता हुआ उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता है कि वह तो कब का मर चुका है। उसकी बॉडी 2 टुकड़ों में कटकर अलग हो चुकी थी और जब तक उसे एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं गोकुन कहता है, भले ही तुम हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कोर्स में बदल चुके हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हें मारना वह कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए एक बार जब तुम परलोक में पहुंच जाना तो मास्टर हुआंगबो को मेरा ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, क्योंकि हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कोर्स की शक्ति के साथ अब मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रख सकता हूँ। और रही बात स्वॉर्ड टेरेंट और स्वॉर्ड सेंट की, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरा खुद का प्लान है। तुम बस शांति से मुझे परलोक से देखना। आयरन मार्शल एसोसिएशन के सेंटर को एस्टेब्लिश करते हुए उनचन की ऐसी सीक्रेट मौत से हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि वह एक ऐसा हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कोर्स था जो कि अंडरग्राउंड प्रिजन से भी बाहर निकलने में कामयाब रहा था। तो फिर आखिर ऐसा कौन ही हो सकता है जो कि उसे मार सकता है? मतलब समझ रहे हो, गोकुन के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि वह हेल्थ इमॉर्टल रिवाइव कोर्स है जिसने कि उनचन को मारा है। मतलब एक और ही अंधेरे में अपनी जड़ें फैला रही है अच्छाई की गोद में बैठकर। अगले सीन में हम नॉर्थ युआन के ग्रेट एम्परर और उसके साथ ही डू को देखते हैं, जो कि आपस में बात करते हुए कहीं पर जा रहे थे। तुम्हारा मतलब आयुश्री धारा? डू बताता है, आपने सही कहा मेरे एम्परर, लॉर्ड आयुश्री धारा वह मर चुके हैं। तो एम्परर कहता है, ओह तो वह बच्चा मर चुका है। हमने केवल उस बच्चे के खातिर ब्लैक ब्लड कैसल को तैयार किया और मेनलैंड पर विजय पाने की तैयारी की, लेकिन फिर भी वह अंत में मर गया। तो अंत में अब उसकी जगह कौन ले लेगा? डू बताता है, लॉर्ड टॉगस तैमूर, जो कि यंगर ब्रदर है आयुश्री धारा का। जो सुने एम्परर कहता है, ओह तो ऐसी बात है। इतना बोलते हुए वह अपने मन में सोचता है, मैंने अपने फैमिली और नाम को त्यागने का निर्णय लिया और गुयांग के नाम से जानना चुना, क्योंकि मेरी युआन के इंपीरियल फैमिली की पावर स्ट्रगल में कोई भी रुचि नहीं थी। पर फिर भी मैं अपने प्यारे भतीजे और अपने मदरलैंड को नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैं इस भूमि पर वापस आया जिसे मंगोलों का स्पिरिचुअल बर्थलैंड कहा जाता है, और यहाँ पर ब्लैक ब्लड कासल का निर्माण किया। टॉगस तैमूर के पास भले ही ग्रेट करेज और टैलेंट हो, पर फिर भी वह खान नहीं बन सकता। अगर टॉगस तैमूर नया खान बन जाता है तो सभी मौजूदा नीतियाँ और पिछली खान की सभी कमांड सिस्टम वो बदल जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो आयुश्री धारा और मैंने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह वह सोचते हुए किसी जगह पर पहुंचने के बाद कहता है, चलो हम आ चुके हैं बंजर भूमि, जहाँ पूरे साल पीले धूल उड़ते रहते हैं, जहाँ घास के मैदानों के ठीक बीच में ब्लैक जेड महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि यह सूखे खून के जैसा दिखता है, इसीलिए वे इसे ब्लैक ब्लड महल कहते हैं। आगे कुछ समय बाद हम उन दोनों को उस कासल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि एम्परर डू से पूछता है, तो क्या तुम्हें दुनिया के 7 डीमनों से कोई खबर मिली है? मैंने सुना है आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंदर झड़प हुई है। डू बताता है, हाँ आपने सही कहा, खबर मिली है। 5 ड्रैगन लीग जो आयरन मार्शल एसोसिएशन के स्तंभों में से एक थी, वो पूरी तरह से भंग हो चुकी है, जिसके चलते 9 सेंट्रल और लाइन लीग ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। तो एम्परर कहता है, यदि 5 ड्रैगन लीग वो खत्म हो चुका है तो हुआंगबो मैक भी नहीं बचा होगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानता था, वो कोई ऐसा
ऐसा नहीं था जिसके साथ आसानी से डील किया जा सके। वह शक्तिशाली योद्धा था, इतना कि वह सपना देखना डिजर्व करता था स्वर्ग के भी खिलाफ जाने के। इतना बोलते हुए वह अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है जब वह पहली बार हुआंगबो मुएक से मिला था और उससे कहा था फाइनली चलो कोई तो मिला जो कि मेरा राइवल बन सकता है। ये सब सोचते हुए वह वापस प्रेजेंट में आते हुए कहता है आखिर वह कौन हो सकता है जो कि उसके जैसे पर्सन को मेनलैंड में गिरा सकता है। क्या वो हो सकता है? नहीं, वह कोई ऐसा नहीं है जो कि खुद को दूसरों की तरह पावर स्ट्रगल में डाले। इतना सोचने के बाद वह डू से कहता है अब चूंकि हुआंगबो मुएक अस्तित्व में नहीं रहा है तो यदि हम अपनी पूरी ताकत के साथ आयरन मार्शल एसोसिएशन पर हमला करते हैं तो हमारे जीतने की संभावना कितनी होगी। डू अंदाजा लगाते हुए कहता है अब चूंकि 5 ड्रैगन लीग एग्जिस्टेंस में नहीं रहा तो मैं अपनी पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं तो हमारी जीतने की संभावना 70% होगी। जो सुने एम्परर कहता है 70%? ऐसा लगता है हमारे पास अभी अच्छा मौका है उनसे कंप्लीट करने की। तो डू बताता है आपने सही कहा, हमारे लिए अभी बिल्कुल सही मौका है मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्टों को पीछे छोड़ने के। जिस पर के एम्परर कहता है जंगडू मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है तो अब इसमें देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बोलते हुए वह अपने सामने खड़े सभी वॉरियरों की ओर देखता है। वही उसके वॉरियर उसे देखते हुए कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो ग्रेट एम्परर हैं, मेरे महान सम्राट। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमें आपका चेहरा देखने का मौका मिला। तो एम्परर उन सभी को चिल्लाते हुए कहता है अभी हमें नॉर्थ युआन के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है क्योंकि जो लोग अपने विश्वास को खो देते हैं वे अपने देश पर भरोसा नहीं कर सकते और जब आप अपने देश पर विश्वास नहीं कर सकते तो आपके पास इतिहास में डूबने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए यदि हम आयरन मार्शल एसोसिएशन को गिरा देते हैं जो कि मुरिम समाज के प्रतीक है तो हम अपने देश के लोगों के भरोसे को दोबारा जीत जाएंगे। हमारी सारी तैयारी 1 महीने में पूरी हो जाएगी और महीने के अंत में नॉर्थ युआन का झंडा मेनलैंड के भूमि पर लहराएगा। इसीलिए सब तैयार हो जाओ। जो सुन सारे ही वॉरियर पूरी तरह से जोश से भर चुके होते हैं। वहीं एम्परर की बातों को सुन डू कहता है आपने बहुत ही ज्यादा मुश्किल फैसले को लिया है। तो एम्परर कहता है अगर मुझे अपने लोगों के लिए नर्क में भी जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा क्योंकि यह एक ऐसा ऑर्डर है जो कि देवताओं से मुझे मिला है। अगले सीन में हम उसे एक अलग ही जगह पर देखते हैं जहाँ पर के कोई बताता है कॉन्क्यूबाइन आपसे मिलने के लिए ग्रेट एम्परर आए हुए हैं। हम देखते हैं एम्परर वहाँ पर पहुँचने के बाद कहता है बहुत समय हो गया आपको देखे हुए मेरी कॉन्क्यूबाइन। उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और यह सीजन भी। पर गाइस जाने से पहले मुझे बताओ क्या यह कॉन्क्यूबाइन गुन म्यू वही सच में नूना है? अगर हाँ तो बवाल होने वाली है क्योंकि हमने सोचा था भले ही नूना को किडनैप कर लिया है पर फिर भी वह सेफ होगी, लेकिन दूसरी मांगा से बिल्कुल ही अलग। यहाँ तो शादी हो चुका है पर फिर भी ना इसके बारे में किंग ऑफ वॉर को पता है और ना ही किसी और को। वे लोग तो बिल्कुल भी इस चीज से अनजान अभी भी नूना को बचाने की इच्छा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जरा सोचो उन सभी को इसके बारे में जब पता चलेगा तो तबाही कितनी बड़ी होगी। टकराव भयंकर होने वाला है पर पता नहीं अगला सीजन कब आएगा। खैर कोई बात नहीं, जख्म जितना गहरा होगा बदला भी उतना ही खतरनाक होगा। इसीलिए सभी तैयार रहना, अगला सीजन मजेदार होने वाला है, देखने में मजा आएगा। बाकी तब तक के लिए स्क्रीन पर आ रहे स्टोरी को देख सकते हो। गॉड लेवल मांगा है जिसकी पावर लेवल आप लोगों की इमेजिनेशन से भी परे है।